हम्म। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चार मस्जिद हर महीने एक मस्जिद। मैंने आप लोगों को पढ़ाया है इससे पहले? जी हैं? सर, पढ़ाया। अरे तब तो बहुत अच्छी बात है। जी सर। अच्छा। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन है भाई बच्चा? बंद कर दो अपना जो है। हम्म, अच्छा। मैंने पढ़ाया तो मैं कुछ चीज रिवाइज कराऊंगा, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है। ओके। हम्म। ओ, एक मिनट। ओके ओके ओके। मैं अभी दिल्ली से बाहर हूँ, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। दिल्ली में जो है इतना पोल्यूशन है ना। दिल्ली में रहने पे रोज आपको कफ एंड कोल्ड होता है रोज। सांस वहाँ की हवा जो है बहुत खराब हो गई है, लेकिन रहना मजबूरी है ना। हाँ जी सर। अगर आप लोग गांव के होंगे, अगर गांव में इस टाइम गए होंगे तो वहाँ बहुत आप लोगों को अच्छा लगा होगा, है ना। हवा बिल्कुल साफ मिलेगी। हम्म, अभी बच्चे आ रहे हैं। मैंने कब सेकंड ईयर में पढ़ाया था, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाया था क्या आप लोगों को? हम्म, यस सर, फर्स्ट ईयर में भी था। मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। जी सर, फर्स्ट ईयर में। अच्छा। हाँ, फर्स्ट फर्स्ट ईयर में कई ग्रुप थे ना, बच्चे ज्यादा थे अब। अच्छा। हाँ। मैं जो है ना लेकिन सर। जी वालेकुम सलाम। कौन? हाँ जी, आ रहे हैं। चलिए। हाँ, कुछ बच्चों को मैंने मैं जो है ना, अब तो बच्चे आ गए हैं, एक आध मिनट और वेट करते हैं, फिर मैं अभी आप लोगों को पता है, मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ, फिर कुछ डिक्टेट भी करता हूँ, और जो है फाइनली आप लोगों को मटेरियल भी दूंगा। हिंदी उर्दू सब में, इंग्लिश में अच्छे मटेरियल में दूंगा आप लोगों को, ठीक है। ओके सर। बस ये है कि आप लोग जो है जैसे मैं कह रहा हूँ उसको फॉलो करिए बस, है ना। अच्छा मेरा, चलिए मैं शुरू करना चाह रहा हूँ सबसे पहले। अ, चलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए आप, अपना ब्रीफ। आलिया, पहले आप बताइए अपने 12 10 प्लस 2 कहाँ से किया है आलिया? चलिए छोड़िए, कोई नहीं। हाँ अस्सलाम जी जी वालेकुम सर। बताइए। हाँ वालेकुम सलाम। बताइए मैं आलिया, आपने 12th कहाँ से किया है? गवर्नमेंट स्कूल से। कहाँ से? यहाँ निठारी निठारी से। अच्छा अच्छा अच्छा, उधर दिल्ली से ही गाजियाबाद। किया है। अच्छा, 12th के बाद ग्रेजुएशन के बाद क्या इरादा आपका करने का है, बताइए तो पीजी मैं करने साथ। का, पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएशन। और किसी प्रोफेशनल कोर्स जैसे बीएड वगैरह नहीं करने का इरादा है? बीएड का अगर निकल गया एग्जाम तो करूंगी। अच्छा अच्छा, नहीं सर ठीक है बीए वही। सर बीएड के बारे में पता करना था सर, इसका क्या क्वालिफिकेशन रहता है सर? ग्रेजुएशन रहता है बीए। आप बीए अगर कर लेंगे उसके बाद बीएड आप कर सकते हैं। हाँ सर, बीएड के बारे में पूछना था सर। हाँ, 55% अगर रहेगा तो जामिया में अप्लाई कर सकते हैं। हम्म, सर ओपन से हम्म, डिस्टेंस मोड। डिस्टेंस में जामिया में यहाँ पे है, आप जहाँ पढ़ रहे हैं अर्जुन सिंह में, लेकिन उसका कुछ है 1 2 साल का शायद टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए, तब वो लेते हैं। टेस्ट भी होता है, अच्छा लेकिन अच्छा। 1 2 साल का जो है एक्सपीरियंस जो मांगते हैं टीचिंग, उसके बाद आप लोगों को लेंगे। समझ और रहे हैं सर ना। देखिए, मैं डीएलएड का भी उसमें मांग रहा है कुछ, 2 साल का।
हाँ वो देखिएगा कुछ है उसमें, एकदम जी डायरेक्टली आपको नहीं करने वाले हैं। जी जी ठीक हाँ, सर, थैंक बहरहाल जामिया वगैरह की तैयारी करिए आप लोग, जामिया है, यू। डीयू है, हर जगह का कहीं आ जाए, है ना। किस्मत का नहीं ठीक पता होता कब कहाँ पे आ जाए। है जी उसके सर। लिए ये है ना कि अभी आप लोग फाइनल ईयर में है ना, तो तैयारी तो आप लोगों को फर्स्ट ईयर से करनी चाहिए। मैं तो बच्चों को जब पढ़ाता हूँ बताता हूँ फर्स्ट ईयर से करिए। खैर अभी टाइम नहीं निकला है, अभी सब तैयारी शुरू कर दें, है ना। ठीक है सर। हाँ, आप तैयारी शुरू करें तो उससे भी जो है ना बस फायदा आपको होगा, ठीक है। जी जी हाँ चलिए, अब मैं रिवाइज, बच्चे, हाँ अभी बच्चे आ रहे हैं अभी। मैं सबसे पहले जो है ना ये मैं रिवाइज करना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को कितना आ रहा है। मैंने पढ़ाया भी है, आप लोग अब फाइनल ईयर में आ गए हैं। सबसे पहला जो मैं बेसिक क्वेश्चन करता हूँ वो मैं आपका थोड़ा मजबूत करा दूं, आपका जो बुनियाद है। उसके बाद तो पढ़ाना ही है, ये सब मैं पढ़ाऊंगा आपको, अप्रोचेज वगैरह, आप परेशान ना हो। सबसे पहले मैं, एक मिनट, एक मैं पिक्चर आप लोगों को ले लूं। अभी बच्चे आ ही रहे हैं। एक मिनट। सेवरल पर्सन ज्वाइन द मीटिंग। असल में बहुत बच्चे हैं, 25 अदर्स। एक मिनट, एक मिनट, हाँ ठीक है, ओके, हाँ ठीक है। बच्चों मैं सबसे पहले आप लोगों से पहला क्वेश्चन ही पूछ रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस का। अगर आप पॉलिटिकल साइंस कर भी लें, अगर कहीं कोई पूछ दिया तो बचा भी नहीं पाते कभी इंट्रो बच्चे। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे बच्चे पढ़ाए हुए उनको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा हूँ, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। यानी राज और सरकार में क्या अंतर है, क्या फर्क है, ठीक है। कोई बताए, आप चाहे हिंदी इंग्लिश उर्दू किसी में भी बता सकते हैं। हम्म। जी सर। तो हाँ, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट, यानी राज्य और सरकार में क्या अंतर है। सर राज्य और सरकार और केंद्र में सर दो डिफरेंस ये है सर, जैसे कोई भी जैसे बड़ा डिसीजन लिया जाए या कोई भी, या जॉब में देखा जाए तो सर बेस्ट थोड़ा केंद्र का रहता है स्टेट गवर्नमेंट के कंपैरिजन में, और भी सारा बहुत सारा फैसिलिटीज तो मैंने पूछा केंद्र। स्टेट और गवर्नमेंट्स में क्या फर्क है। सर गवर्नमेंट आप को हम बॉडी कह सकते हैं, जैसे पार्लियामेंट हो गया या लेजिस्लेचर हो गया, वो एक गवर्नमेंट की बॉडी है। गवर्नमेंट एक इंस्टीट्यूशन है। और सर हम पॉलिटिक्स को ले सकते हैं कि अ, ये सरकार कैसे बन रही है, प्रोसेस में ले सकते हैं हम। पॉलिटिक्स को हम प्रोसेस कह सकते हैं, गवर्नमेंट मेकिंग का, पॉलिसी मेकिंग का। तो ये सब सर पॉलिटिक्स के अंडर आ जाता है। अच्छा, और कोई बताए भाई, और बताइए। So, can I? यस। सर स्टेट जो है उसके अंदर सर पीपल आते हैं, लैंड आता है, और स्टेट जो है वो एक कंट्री की तरह होता है। और सर जो जी गवर्नमेंट होती है वो स्टेट को चलाती है, एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो स्टेट को चलाते हैं, प्रिंसिपल्स रूल्स वगैरह लागू करते हैं उन पर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। क्या नाम है आपका, असली सर नाम मेरा बताइए। नाम मुस्कान है, मुस्कान सिद्दीकी। मुस्कान, आप पहले भी आती, मैंने पढ़ाया आपको। यस सर, पढ़ाया है। हाँ हाँ, आपको याद है, मैंने ये क्वेश्चन पढ़ाया होगा आपको। यस सर, वो वेरी गुड सेकेंड बेटा। ईयर में, मे बी फर्स्ट ईयर में चैप्टर था स्टेट एंड हाँ गवर्नमेंट। जी जी जी, देखिए मुस्कान ने बहुत ही अच्छा आंसर दिया। आप आज से आप लोग जान जाएं, यू आर स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आप अभी कभी भी जो स्टेट का मतलब ये यूपी बिहार न समझें। स्टेट का मतलब होता है कंट्री। इंडिया इज ए स्टेट, इंग्लैंड इज ए स्टेट, ओके। सो स्टेट हैज ए 4 एलिमेंट्स। इन्होंने बताया मुस्कान ने कि स्टेट जो है उसके एलिमेंट्स होते हैं। अगर आप एक कंट्री बनाना चाहते हैं या एक स्टेट बना, स्टेट और कंट्री एक ही, कंफ्यूज मत होइए। वो स्टेट यूपी बिहार अलग है, अभी मैं बताऊंगा क्यों वो स्टेट नहीं है। यू आर स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं। तो आपको जानना होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट। एक मिनट थोड़ा सा वेट करिएगा, एक मिनट। ए अरफात, अरफात, अरे नहीं कहा। ए अरफात,
अरे सुनो, पहले बात सुनो मेरी। अबे यार सुन ले बात मेरी, वहीं से आना नहीं है। अरफात, अरफात। अरे यार, मैं बेसिक पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा हूँ, कार से भी कहो कि वो ऑनलाइन हो जाए। मैं पढ़ा रहा हूँ बेसिक पॉलिटिकल साइंस, तुम लोग भी सीखो कि मैं क्या बता रहा हूँ। नहीं, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये क्लास मेरी अटेंड करो, कार से भी बोलो। लिंक है तुम्हारे पास मेरा? हाँ, वही कार को भी दे दो, अभी जल्दी जोड़ो, जल्दी जोड़ो। बेसिक पढ़ा रहा हूँ, जल्दी जोड़ो। सर कौन सा पेज नंबर? काफ अरफात दोनों आओ, जल्दी आओ, जल्दी, एकदम 1 मिनट में। अरफात तुम नहीं आए हो अभी, अरफात। काफ को भी लो, काफ बोलो। कहा तो, जल्दी करो, टाइम फिर निकल जाएगा, बेसिक बता रहा हूँ। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, ठीक है। यस सर आइए। हाँ जी, तो ये चीज बहुत बेटा आप लोग ध्यान से सुनिएगा जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग एमए भी कर लोगे, बच्चे को नहीं पता होता है, लेकिन ये बेसिक से मैं इसलिए शुरू कर रहा हूँ। मैं आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ही पढ़ाऊंगा, लेकिन जो है first you should know that what the differentiate between state and government. If we talk about government, government has the 4 elements, यानी एक sorry for a state, state has the 4 element. State का मतलब हो गया a country. India is a state, UK is a state, America is a state. Okay, it has the 4 elements. For making a country या for making a state there is a need of 4 elements. यानी एक स्टेट बनाने के लिए या गवर्नमेंट बनाने के लिए 4 चीजों की जरूरत होती है, 4 एलिमेंट्स की। अगर आप एक कंट्री नहीं बनाना चाहते, सबसे पहले क्या चीज की जरूरत होगी? सर देश की, जनता की और कानून की और हाँ, पहले सुनिए, सुन लीजिए बेटा, और सुन एक लीजिए। जगह की। पॉपुलेशन फर्स्ट, देयर इज द नीड ऑफ पॉपुलेशन। ओके, पहले यस सबसे सर। पहले किस चीज की जरूरत है? पॉपुलेशन। बिना पॉपुलेशन के, विदाउट पॉपुलेशन यू कांट इमेजिन ए स्टेट। ओके, दूसरा जो है टेरिटरी, लैंड, जमीन, वो नहीं होगी तब भी स्टेट नहीं बनेगा, कोई कंट्री नहीं बनेगा। थर्ड है, थर्ड इट इज कॉल्ड गवर्नमेंट। थर्ड इट इज कॉल्ड गवर्नमेंट। ओके, आवाज आई? यस सर। यस सर। हाँ, थर्ड, यस सर। यस सर। हाँ, थर्ड एलिमेंट इज गवर्नमेंट। यानी अब आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट। स्टेट जो एक परमानेंट बॉडी है, स्टेट यूजुअली डजंट गेट चेंज। स्टेट आमतौर से चेंज नहीं होता। जैसे पहले इंडिया में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट चेंज हो गया, अभी बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई, लेकिन इंडियन स्टेट वहीं पे है। स्टेट कब तक रहेगा? जब तक ये चारों एलिमेंट रहेंगे तब तक स्टेट रहेगा। यानी पहला पहला जो है पॉपुलेशन, दूसरा टेरिटरी, थर्ड जो है गवर्नमेंट। यानी स्टेट को कौन चलाता है? गवर्नमेंट। चौथा जो है, इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज कॉल्ड सॉवरेंटी। सॉवरेंटी, अगर सॉवरेंटी को मैं पूछूं व्हाट डज मीन ऑफ सॉवरेंटी, एनीबडी वांट टू से समथिंग? यानी कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? सर नो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, सर अपना external- पूरा कंट्रोल हो जिसके ऊपर। एनीबडी एल्स? और कोई बताए व्हाट डज मीन ऑफ सॉवरेंटी? To respect other territorial integrity. सर Okay. एक इंडिपेंडेंट कंट्री जिसके ऊपर किसी की कोई पावर ना हो। ओके, और बताइए कोई और? ठीक, आप लोग बता रहे हैं, इर्द गिर्द बता रहे हैं, लेकिन मैं एक दो लाइन में अगर आपको जवाब देना, अगर कोई पूछे व्हाट डज मीन ऑफ सॉवरेंटी, देन यू कैन से दैट सॉवरेंटी मींस इट इज अ सुप्रीम पावर ऑफ स्टेट। इट इज ए सुप्रीम पावर ऑफ स्टेट, यानी स्टेट की जो सबसे बड़ी पावर होती है, इट इज कॉल्ड सॉवरेंटी। ओके,
इट इज अ सुप्रीम पावर ऑफ ए स्टेट। अब समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. हाँ, स्टेट Yes, की जो sir. सर्वोच्च शक्ति होती है, जो स्टेट की सबसे बड़ी या किसी मुल्क की जो सबसे बड़ी ताकत होती है, उसको सॉवरेंटी कहते हैं। ओके? जी Yes, सर। sir. हाँ, it is called sovereignty. So sovereignty has a two aspects. One it is called external, another is called internal. If I ask what does mean of external sovereignty, क्या मतलब इसका हुआ? यारी हिंदी में इसको कहते हैं बाहरी संप्रभुता, इंग्लिश में कहते हैं एक्सटर्नल सॉवरेंटी, उर्दू में कहते हैं इक्तिदार आला। एक्सटर्नल एक्सटर्नल सॉवरेंटी सॉवरेंटी से हमारा मतलब है कि बाहर के दूसरे नेशंस एक हमारे नेशन के ऊपर कोई भी रूल अप्लाई नहीं कर सकते, और इंटरनल सॉवरेंटी से हमारा मतलब है कि गवर्नमेंट का या स्टेट का पूरा कंट्रोल है उसके पीपल और उसकी टेरिटरी पर। गुड, वेरी गुड चौधरी सुमेल, आपने अच्छा बताया। चलिए मैं और एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इफ यू टॉक अबाउट एक्सटर्नल सॉवरेंटी, आई थिंक ऑल यू नो एवरी कंट्री दे मेक देयर फॉरेन पॉलिसी ऑन द बेसिस Yes, ऑफ देयर sir. नेशनल इंटरेस्ट। यानी सभी मुल्क जो है या सभी देश जो अपनी जो फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं वो नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से बनाते हैं, उनका नेशनल इंटरेस्ट पहले वो देखते हैं। So in this regard, we can give the best example of Russia and Ukraine war. I think all you know, one war is going on between Russia and Ukraine. यानी रूस और यूक्रेन के बीच एक वार जारी है। उसमें आपको पता है नाउ इंडिया हैज अ गुड रिलेशन विद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड आल्सो ईयू, यूरोपियन यूनियन एंड रशिया। इंडिया का अमेरिका यूई यानी यूरोपियन यूनियन सबसे अच्छा रिलेशन है। तो इस बीच जो अमेरिका और ईयू जो है यूरोपियन यूनियन है, उन्होंने इंडिया पे प्रेशर डालना शुरू किया कि यू डोंट बाय ऑयल फ्रॉम रशिया, यानी रूस से आप तेल ना खरीदें, क्योंकि उससे रूस को फायदा हो रहा, क्योंकि अमेरिका और जो यूक्रेन अमेरिका और यूरोपियन यूनियन वो अलग मतलब अपोज कर रहे हैं रशिया का, जो रशिया अटैक कर रहा है यूक्रेन पे, यूक्रेन का सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, Yes, समझ sir. में आए? यस सर। हाँ, तो इंडिया जो है, इंडिया ने क्या कहा, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने कहा नहीं, इन इंडिया देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीपल आल्सो लिव देयर, so if you don't buy cheap oil, so if you don't buy cheap oil, so our people, our poor people will suffer। यानी हम अगर नहीं खरीदेंगे सस्ता ऑयल तो हमारे जो पुअर पीपल, गरीब लोग जो हमारे मुल्क में है, दे विल सफर, वो सफर करेंगे। ठीक है, ओके, बंद करिए भाई, बुशरा अंसारी, बुशरा अंसारी बंद करिए अपना माइक, बंद करिए बुशरा। बेटा आप सब लोग अपना माइक ध्यान रखिए, माइक ना खुले, क्योंकि आपकी घर की आवाज यहाँ आएगी, सब लोग सुनेंगे, अच्छी बात नहीं है, उसका बहुत ध्यान रखें सभी लोग। चलिए ठीक है, समझ में आया? एक्सटर्नल सॉवरेंटी। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, इंटरनल जो अभी इन्होंने बताई थी, एक स्टूडेंट क्या ना शुमैल, सही आपने बताया था। इंटरनल सॉवरेंटी मीन्स इफ ए कंट्री कंट्रोल ऑल इट्स इंस्टीट्यूशंस, पीपुल एंड लेजिस्लेचर, सो इट इज कॉल्ड इंटरनल। मीन्स ये नहीं, मतलब कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, यू हैव ए राइट। इंस्टीट्यूशन किसे कहते हैं? व्हाट डज मीन ऑफ इंस्टीट्यूशन? इंस्टीट्यूशन का क्या मतलब है? सर, किसी देश को चलाने के लिए नियम और कायदो कानून की जरूरत पड़ती है, जिसे इंस्टीट्यूशन कहते हैं। और कोई बताए? सर कोई एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, और सर देश की संस्थाएं। संस्थाएं तो हिंदी में कहते हैं ना, इंस्टीट्यूशन क्यों हिंदी में संस्थाएं कहते हैं। इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है कि अगर कोई चीज बनाई जाए या कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई डिपार्टमेंट बनाया जाए फॉर ए पार्टिकुलर पर्पस, सो इट इज कॉल्ड इंस्टीट्यूशन। यूनिवर्सिटी इज आल्सो इंस्टीट्यूशन, जिसमें आप पढ़ रहे हैं अर्जुन सिंह सेंटर या जामिया मिलिया इस्लामिया, जो इट इज आल्सो इंस्टीट्यूशन। ये क्यों बनाया गया? एक खास पर्पस के लिए, एजुकेशन के लिए बनाया गया है, ठीक है, इट इज कॉल्ड इंस्टीट्यूशन। और गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट दे आर आल्सो कॉल्ड इंस्टीट्यूशन। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट के अंडर में आता है ना, इट इज आल्सो कॉल्ड इंस्टीट्यूशन। पुलिस इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन, यानी खास पर्पस के लिए, क्राइम को रोकने के लिए बनाया गया है। ओके, समझ में आया?
यस सर। हाँ, तो जितने भी इंस्टीट्यूशन है ऑल दे ऑल शुड बी अंडर गवर्नमेंट, यानी कंट्री या स्टेट के अंडर में होने चाहिए। ये नहीं कि अगर मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूशन देश के खिलाफ बात करने लगे, कोई इंस्टीट्यूशन जो है देश के खिलाफ काम करने लगे, होता है ना, मान लीजिए कोई मुल्क के खिलाफ काम करने लगे, कोई यूनिवर्सिटी है कोई मुल्क के खिलाफ काम करने लगे, देन व्हाट विल हैपन, उसके बाद क्या होगा, यानी आपका कंट्रोल नहीं उस पे है, यानी आपकी जो गवर्नमेंट है उसका कंट्रोल नहीं है, ये अच्छी बात नहीं मानी जाती। मीन्स यू आर नॉट इंटरनली सॉवरेन। और जो भी आप कानून बनाए, इफ यू मेक ए लॉज इन योर लेजिस्लेचर, सो इट शुड बी अकॉर्डिंग टू योर नेशनल इंटरेस्ट, वो गवर्नमेंट के नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से, जो सॉवरेंटी होती है आखिरी जो डेमोक्रेसी में कहाँ बिलोंग करती है, किसके पास रहती है? हम स्टेट की बात कर रहे हैं, फाइनली किसके पास रहती है सॉवरेंटी? स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट डेमोक्रेटिक प्रोसेस, इंडिया इज आल्सो डेमोक्रेटिक कंट्री। बताइए, नहीं मालूम? पीपल, लेजिस्लेचर। नहीं नहीं, पीपल, पीपल। हाँ पीपल यानी लोग, जो फाइनली सॉवरेंटी बिलोंग्स टू पीपल इन, स्पेशली वी टॉक अबाउट डेमोक्रेटिक प्रोसेस। और सॉवरेंटी हर रूल में होती है, जैसे मोनार्की होती है जहाँ राजाशाही होती है, जैसे सऊदी अरबिया वगैरह है, वो मोनार्की कहे जाते हैं, यानी वो राजाशाही हुकूमतें हैं, राजा वहाँ किंग होता है, किंग वहाँ का जो है चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, हेड होता है, हेड ऑफ स्टेट। ठीक है। तो वहाँ भी जो है उन कंट्रीज में भी जो है सॉवरेंटी होती है, लेकिन वो राजा के अंडर में होती है। लेकिन जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है, जैसे इंडिया है, जो इलेक्शन में फतह हासिल करते हैं, जीत हासिल करता है, सॉवरेंटी उसके पास चली जाती। पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस के पास थी, अभी बीजेपी है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है, वो हेड है, मतलब इनडायरेक्टली हेड ऑफ स्टेट है, तो वो सॉवरेंटी कहाँ जाती है? बीजेपी के पास है। ठीक है। तो जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जिसकी विन होती है, जो जीतता है, उसके पास होती है। अब समझ में आया? यस तो सर। अब इसका मैं एग्जांपल आपको दूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। आई थिंक ऑल यू नो, जो बीजेपी की से पहले गवर्नमेंट थी वो ज्यादा मजबूत थी अभी वाली से, तब सीटें ज्यादा थी बीजेपी की। उस टाइम पे आपने देखा होगा, देयर वाज वन मोमेंट वाज गोइंग ऑन दैट टाइम, इट इज कॉल्ड फार्मर मोमेंट। किसानों का एक आंदोलन था, किसानों का एक मोमेंट था। ठीक है। ओके। किसानों का एक आंदोलन था, किसानों का एक मूवमेंट था, उसमें आपने देखा होगा बीजेपी इतनी मजबूत को, लेकिन उसको झुकना पड़ा था। प्राइम मिनिस्टर मोदी, जो नया एक कानून आया था किसानों के, किसान को लगता था कि वो खिलाफ है उनके, तो उन्होंने क्या किया, दे अजिटेटेड, यानी उन्होंने प्रोटेस्टेड, यानी उन्होंने प्रोटेस्ट किया उसके खिलाफ, तो फाइनली गवर्नमेंट को झुकना पड़ा। तो इससे ये प्रूव हो रहा है कि इंडिया में जो है जो सॉवरेंटी है वो कहाँ बिलोंग करती है? फाइनली टू द पीपल। समझ में आ गया? क्लियर? यस सर। यस सर। और जो ये जो है यूपी और बिहार जो है, दे आर नॉट फुली स्टेट। व्हाई दे आर नॉट फुली स्टेट? ये पूरे स्टेट क्यों नहीं है? इंडिया इज ए स्टेट, इंडिया कंट्री स्टेट क्योंकि इनके पास सॉवरेंटी नहीं है सर। हाँ, सॉवरेंटी नहीं वेरी है। गुड, वेरी गुड बच्चों, मुझे बहुत, मैं खुश हुआ इस जवाब से आप लोगों के, बहुत बढ़िया। अब देखिए आप लोगों को मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों ने जवाब दिया। जो बच्चे अगर सर आपने confidence- फर्स्ट ईयर में भी ये समझाया था जी हमें। बेटा, ये जानना बहुत जरूरी है, यही तो बुनियाद है, बेसिक है पॉलिटिकल साइंस का। अगर ये नहीं आपको मालूम होगा तो आपको फिर पॉलिटिकल साइंस समझ में नहीं आएगा, यही तो बेसिक है जी। क्योंकि उनके पास तीनों चीज है, उनके पास देखिए टेरिटरी है, गवर्नमेंट भी है, और उनके पास पॉपुलेशन भी है, बट उनके पास सॉवरेंटी नहीं। दिस सॉवरेंटी बिलोंग टू द सेंटर, सेंटर जो है उसके पास होती है ये। सो दे आर नॉट स्टेट, दे आर यूनिट्स ऑफ स्टेट। अमेरिका में इसको स्टेट कहते हैं, इंग्लैंड में काउंटीज हैं, कनाडा में प्रोविंसेस कहते हैं। ठीक है। अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम इसके हैं। ठीक है, क्लियर? समझ में आया? मैं इसलिए रिवाइज करा रहा हूं कि कुछ बच्चों को तो यस आ रहा सर। है, कुछ बच्चे भूल गए हैं।
तो आप लोगों का जब रिवीजन हो जाएगा तो आपको इससे कॉन्फिडेंस हो जाएगा। ठीक है बच्चों? यस सर। ओके, थोड़ा एक पिक्चर और ले लूं, अभी नए बच्चे काफी जुड़ रहे हैं। ओके ओके, ठीक है, ले लिया। ओके, ठीक है। यस सर। हाँ, ये हो गया। सॉरी, अच्छा ये बताइए आप, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेडरल एंड यूनिटरी गवर्नमेंट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेडरल, ये तो आपका कंपैरेटिव गवर्नमेंट, इसमें तो एकदम मस्ट आपको आना चाहिए, ये जरूर है। व्हाट द डिफरेंस बिटवीन फेडरल एंड यूनिटरी गवर्नमेंट? हिंदी में कहते हैं संघात्मक और एकात्मक सरकार। सर संघात्मक कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट को, यूनिटरी कहते हैं एकात्मक हम गवर्नमेंट बताएं। को। जी बताइए। सर फेडरलिज्म में ये होता है कि जो पावर्स होती हैं वो अलग अलग लेवल पे डिवाइड होती हैं, यानी कि 3 लेवल्स पे, जैसे सेंट्रल, स्टेट और लोकल लेवल पे। और सर यूनिटरी में जो होता है सिर्फ पावर्स जो है सिर्फ सेंटर के ही पास होती है, हेड होती है। वेरी गुड। अच्छा फिर से कोई बताए, सिर्फ फेडरल बताए। फेडरल क्या है बच्चों, बताइए। एक मिनट, बच्चे आ ही रहे हैं। फेडरल क्या है बच्चों, बताइए, सिर्फ फेडरल बताइए कि एक कोई बताए। आपने सही बताया, कोई और बताए फेडरल गवर्नमेंट किसे कहते हैं? सर फेडरल गवर्नमेंट में, फेडरल सिस्टम में शक्ति जो है वो राज्य और सरकार दोनों के बीच बांट दी जाती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बांट दी जाती है, बहुत बढ़िया। चलिए जी, अब मैं उसका एग्जांपल दूं तो और आपको समझ में आएगा। इफ यू टॉक अबाउट फेडरल गवर्नमेंट, जिसको संघात्मक गवर्नमेंट कहते हैं, so in this regard we can give the best example of United States of America. अमेरिका जो है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। इन फेडरल गवर्नमेंट स्टेट पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड इस यूनिट्स, यानी बच्चे अचानक से बहुत ज्यादा आने लगे। चलिए ठीक है, एक बार और ले लें आप लोगों की। एक मिनट, मैडम की क्लास हुई थी, मैम की, शबनम मैम की? हाँ हुई थी सर। यस सर। यस सर। अच्छा अच्छा, 9 to 11 हुई ना, 9 to 11। यस सर। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है। तो कितने बच्चे थे उसमें, उस वाली क्लास में? सर 40-45 है। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। अब इसमें जो लोग जाग गए होंगे, कुछ लोग सोए थे अब जाग गए होंगे, है ना, सब आ रहे हैं। ठंड में नींद जल्दी खुलती नहीं है ना। ठीक है, तो इसमें जो है, लेकिन कुछ पावर्स जो होती हैं दे ऑलवेज विद द सेंटर्स। जैसे कि जो स्टेट की मेन पावर्स होती हैं वो डिवाइड होती हैं बिटवीन सेंटर एंड इट्स यूनिट्स, लेकिन उसमें कुछ पावर जो होती हैं वो दे सम पावर दे ऑलवेज विद द सेंटर, जैसे कि सच एज डिफेंस, डिफेंस फॉरेन मिलिट्री। अफेयर्स। हाँ, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, जो इंटरनेट वगैरह होता है वो सेंटर के पास होता है। ठीक है, एंड इशुआंस ऑफ करेंसी, यानी करेंसी जारी करने का या करेंसी छापने का जो राइट होता है, करेंसी जारी करने का, वो कौन करता है? इट इज डन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंटर। हाँ, सेंटर करता है। ठीक है, ओके ओके। यस सर। हाँ, तो ये जो है मेन काम जो ये जिस सेंटर के पास होता है, और बकिया हर, जैसे अमेरिका इज ए प्योर फेडरल गवर्नमेंट, यानी अमेरिका जो प्योर फेडरल गवर्नमेंट है। अमेरिका जो है, कनाडा भी फेडरल है, लेकिन कनाडा का जो सेंटर है इट इज स्ट्रॉन्गर देन अमेरिकन सेंटर, यानी वहां भी फेडरल गवर्नमेंट है, लेकिन वहां का सेंटर जो है, जो केंद्र है, सेंटर जो है, वो ज्यादा मजबूत है इन कंपेरिजन टू अमेरिका। इसीलिए इंडिया, आई थिंक ऑल यू नो, इंडिया हैज ए क्वासी फेडरल एंड क्वासी यूनिटी। इंडिया थोड़ा फेडरल भी है, थोड़ा यूनिटरी भी है।
इंडिया ने यस सर। इसीलिए जो है, इंडिया ने जो फेडरल गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट लिया है वो कहाँ से लिया है? वो कनाडा से लिया है। क्योंकि आई थिंक ऑल यू नो व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, दैट टाइम देयर आर सेवरल स्मॉल प्रिंसली स्टेट, यानी इंडिया में छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट थे, ठीक है। तो वो सब चाह रहे थे, सेपरेट नेशन चाह रहे थे, अलग होना चाह रहे थे भारत से अलग। तो इसीलिए सो दैट द रीजन इंडिया अडॉप्टेड कैनेडियन फेडरल सिस्टम। अमेरिका का अपनाते तो हमारा सेंटर बहुत वीक होता। इसी वजह से ज्यादातर स्टेट इंडिया के साथ आ गए, छोटे छोटे कश्मीर है, बहुत से हैदराबाद है, और बहुत से छोटे छोटे स्टेट थे, ठीक है। यस तो सर। हाँ, तो अभी इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है नॉर्मल टाइम में जब रहता है, जब पीस टाइम में इंडियन स्टेट इज ऑलवेज फेडरल। इंडिया के स्टेट जो पीस टाइम में रहता है, जब लड़ाई उड़ाई नहीं होती किसी कंट्री से, तो इंडियन स्टेट जो है आमतौर से फेडरल होता है। दोनों को कभी आपने देखा होगा ममता से लड़ाई होती है, सेंटर से होती है, चिल्लाती हैं। लेकिन जब इमरजेंसी अगर होती है इंडिया में, अगर मान लीजिए किसी कंट्री से वार स्टार्ट हो जाए, देन इंडियन स्टेट विल बिकम यूनिटरी। तब इंडियन स्टेट जो है यूनिटरी बन जाएगा, एकात्मक बन जाएगा, ठीक है। समझ यस में सर। आया? यस सर। हाँ, तो ये चीज जो है आपको समझना होगा, ठीक है। क्लियर? जो यूनिटरी गवर्नमेंट होता है, इफ यू टॉक अबाउट यूनिटरी गवर्नमेंट, इन यूनिटरी गवर्नमेंट मोस्ट ऑफ द पावर ऑफ स्टेट बिलोंग टू द सेंटर्स। यानी जो स्टेट की मेन पावर होती है वो सेंटर के पास होती है, और थ्रू द डायरेक्शन ऑफ सेंटर्स इट्स यूनिट्स वर्क। उसकी जो वहां भी यूनिट्स होते हैं, जैसे इंडिया में यूनिट्स हैं, उसी तरह वहां भी यूनिट्स होते हैं, जिसे इंडिया में स्टेट कहे जाते हैं। वहां भी अलग अलग नाम होते हैं। इंग्लैंड जो है यूनिटरी गवर्नमेंट है वहां पे। तो जो वहां पे जो और जो स्टेट जैसे ये है टर्की, वहां भी यूनिटरी। तो वहां पे जो सेंटर्स जो डायरेक्शन देते हैं गवर्नर को, सो थ्रू द डायरेक्शन ऑफ सेंटर गवर्नेंस वर्क अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ सेंटर्स। यानी सेंटर, जैसे हमारे यहाँ भी जो है गवर्नर्स होते हैं, लेकिन गवर्नर्स उतने पावरफुल नहीं होते हैं, कभी कभी पावरफुल होते हैं लेकिन ज्यादा नहीं होते। लेकिन यूनिटरी में गवर्नर्स बहुत पावरफुल होते हैं, ठीक है। अब इंग्लैंड की अगर हम बात करें, हम इंग्लैंड, इफ यू टॉक अबाउट यूएस, अमेरिका, तो वहां पे आप देखें बहुत से जो राइट्स हैं, जैसे कि एलजीबीटी राइट्स है, शादी का है, शादी ब्याह का है। इफ यू कैन फाइंड इन सम स्टेट देयर इज अ लॉ दैट आर अलाउिंग दैट एलजीबीटी पीपल कैन मैरी। ये कौन है भाई? बंद करिए अपना। दे कैन मैरी, बट इन सम स्टेट कैन डू दैट, नहीं कर सकते ऐसे। एजुकेशन सिस्टम भी थोड़ा अलग अलग है, हर जगह कॉमन नहीं है, अलग अलग है, ठीक ठीक है। ओके, समझ में आ गया आप यस लोगों सर। को? हाँ, यस सर। हाँ जी। उसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो है व्हाट द डिफरेंस बिटवीन लिबरलिज्म एंड मार्क्सिज्म। लिबरलिज्म क्या है? कोई बताए बच्चा, जिसको हिंदी में उदारवाद कहते हैं। क्या इसके मतलब है लिबरलिज्म के? उदारवाद का मतलब है राजनीतिक सामाजिक तौर पर सबको बराबर अधिकार मिलना। बताए, और भाई बताए कोई लिबरलिज्म, व्हाट डज मीन ऑफ लिबरलिज्म? लिबरलिज्म किसे कहते हैं? कहाँ से इसकी शुरुआत की और किसने इसको शुरू किया और क्यों शुरू हुआ? बताइए कुछ और उसके बारे में। सर लिबरलिज्म कहते हैं कि एवरी सिंगल सिटीजन को अपने राइट अधिकारों को इंजॉय करने का, फ्रीली इंजॉय करता है वो अपने राइट्स, जैसे कि राइट टू वोट, राइट टू स्पीच, उसे खुली आजादी है, लिबर्टी। क्या नाम है बेटा आपका? सर आपका जुमरा नाम? खान। जुमरा उमरा खान। खान। जी बेटा, आपने सही बताया है, उमरा। जी।
हाँ, बिल्कुल सही आपने बताया है। और बिल्कुल लिबरलिज्म में एवरीवन एवरीवन हैज द सेम राइट, एवरीवन हैज द फ्रीडम दैट Yes, yes. In you general. can uh, you can choose your food, you can choose your cloth, you can choose your education, even you can choose your business. सिर्फ व्यक्तिगत स्वतंत्रता। हाँ, nobody can intervene, यानी कोई भी आपके दखल अंदाजी नहीं कर सकता आपकी जो है फ्रीडम में, ठीक है। और एक वर्ड है लेसेस फेयर, ये फ्रेंच वर्ड है लेसेस फेयर, इसका मतलब है इंग्लिश में लिस्ट इंटरवीन, यानी कम से कम दखल अंदाजी। वो कहता है कि स्टेट कांट इंटरवीन, स्टेट भी इंटरवीन नहीं कर सकता है। ये मैं क्लासिकल लिबरलिज्म की बात कर रहा हूँ। स्टेट कांट इंटरवीन, यानी स्टेट जो जिस मुल्क में आप रह रहे हो वो भी इंटरवीन नहीं करता। मैं क्या खा रहा हूँ, क्या पहन रहा हूँ, किस तरह की एजुकेशन ले रहा हूँ, यू डोंट हैव राइट कैन इंटरवीन। मैं किस तरह का बिजनेस कर रहा हूँ, मैं गोश्त का बिजनेस कर रहा हूँ, या मैं जो है सीमेंट बना रहा हूँ, या मैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चला रहा हूँ, ऑल इट्स माय फ्रीडम, नोबडी कैन इंटरवीन। ठीक है, समझ में आया। और यस सर। हाँ, और लेसेस फेयर में बिलीव करता, मैंने पहले बताया है। अगर हम बात करें एक किस टाइप की गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है, डू हैव एनी आइडिया। गवर्नमेंट सिस्टम बहुत से हैं, जैसे कि मोनार्की होता है, डिक्टेटरशिप होती है, डेमोक्रेसी होती है। सर डेमोक्रेसी को सपोर्ट करेगा। वेरी गुड। लोकतंत्र यानी जमहूरियत को सपोर्ट करता है, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है, ठीक। और विच काइंड ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम इट सपोर्ट्स। लेजे फेयर इकोनॉमिक सिस्टम सर। कौन सी। एकात्मक सरकार को। सर लीस्ट इंटरफेरेंस लेजे फेयर सर। हाँ, लेसेस फेयर, ठीक है। नहीं तो लेसेस इन किस इकोनॉमिक सिस्टम को, इकोनॉमिक सिस्टम कई तरह का है। मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है, जिसको सोशलिस्ट इकोनॉमिक जो चाइना वगैरह कहते हैं, या रूस में रहा करता था। सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम एक है, कैपिटलिज्म, पूंजीवाद, इसको ये सपोर्ट करता है। कैपिटलिज्म को सपोर्ट करेगा सर। हाँ, कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म क्या है, एनीबॉडी वांट टू से वो दो समथिंग अबाउट। सोशल क्लासेस में सोसाइटी को बांट देता है, जिसमें ओनर्स होते हैं एक क्लास में और एक क्लास में वर्कर्स होते हैं। ओके, ठीक है। ओके, और ये कहाँ से शुरू हुआ ये लिबरलिज्म, डू हैव एनी आइडिया फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड। 7वीं और 18वीं सदी। कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ। सर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अगेंस्ट में स्टार्ट हुआ था। हाँ, चलिए मैं इसकी थोड़ी ब्रीफ हिस्ट्री बता दे रहा हूँ। आई वुड लाइक टू फोकस ऑन ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ लिबरलिज्म। इसकी अगर हम बात करें तो वी कैन से दैट, हेलो, आवाज आ रही है। यस सर। हाँ, I think all you know, in medieval period there was in most of the European countries there was a feudal system, जिसको सामंतवाद कहते हैं, जमींदारी सिस्टम जो है। In India that time there was also zamindari system, feudal system. So in UK there was a feudal system. So some philosopher they started thinking that those who are working under the फ्यूडल, यानी जो लोग जमींदारों के अंडर में काम करते थे, मजदूर, दे वर नॉट गेटिंग एनी फिक्स सैलरी, वो कोई फिक्स सैलरी नहीं ले रहे थे, नहीं पा रहे थे। इट वाज ऑल डिपेंडेंट ऑन लैंडलॉर्ड्स। वो सभी कुछ किस पे डिपेंड था, लैंडलॉर्ड्स पे डिपेंड था कि वो कितना उनको दे दें। तो ये जो थिंकर्स हैं उनको लगा कि दे शुड गेट फिक्स सैलरी, इन लोगों को फिक्स सैलरी मिलनी चाहिए, क्योंकि ये एक तरह की गुलामी है। सो आई थिंक ऑल यू नो, किसी बच्चे ने भी कहा कि आफ्टर इंडस्ट्रियल रिलेशन, ये इंडस्ट्रियल रिलेशन जो स्टार्ट हुआ, ये इसीलिए स्टार्ट हुआ था इंडस्ट्रियल रिलेशन की, इनको जो है ऐसे लोगों को कुछ फिक्स सैलरी मिले।
तो ये उसमें इम्पोर्टेंट रोल 3-4 जो थिंकर्स उनका, आई थिंक ऑल यू नो, जॉन लॉक, जर्मी बेंथम, ओके, जॉन लॉक, जर्मी बेंथम and Adam Smith, they played initially very important role to develop liberalism. यानी तीन जो थिंकर्स थे इनका बहुत इम्पोर्टेंट, तीनों इंग्लैंड के रहने वाले थे, जॉन लॉक, जर्मी बेंथम एंड एडम स्मिथ। ओके, समझ में आ गया? Yes, sir. So Yes, if sir. you talk about John Locke, he has played very important role. He played very important role to develop liberalism. उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, आपको मालूम है कौन सी थ्योरी उन्होंने दी है? एक कॉन्सेप्ट दिया है, नेचुरल राइट्स थ्योरी। नेचुरल राइट्स थ्योरी का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है, यानी प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, यानी कुदरती कानून का हक। तो वो क्या कहते हैं इसमें? व्हाट ही सेज दैट इफ ए बेबी बॉर्न सो ही हैज सम सर्टेन राइट्स। कह रहे जब एक बच्चा पैदा होता तो ही हैज सम सर्टेन राइट्स, लाइक ए राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू प्रॉपर्टी। वो कहते हैं कि अगर एक बच्चा पैदा होता है तो उसको कुछ फिक्स राइट्स होते हैं, ठीक है, उस बच्चे को कुछ फिक्स हुकूक होते हैं या अधिकार होते हैं या राइट्स होते हैं, जैसे कि राइट टू लाइफ यानी जीने का हक, ओके, एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ, उसके बाद जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपको मालूम होगा सभी लोगों को, यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या होता है बताइए? Reasonable सर right. अपने जी बताएं। अपने थॉट्स और व्यूज को एक्सप्रेस करना। जी वेरी गुड। आप अपनी बातों को कह सकते हैं, अगर कोई बुरा काम कर रहा है तो देन यू कैन क्रिटिसाइज इट। If you're living in a country, if you think that our government is not working according to our wish, according to our law, यानी जो कानून है, जो कॉन्स्टिट्यूशन उसके हिसाब से नहीं चल रही है, तो देन यू कैन क्रिटिसाइज इट, ओके। लेकिन ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन डेमोक्रेसी में होता है, मोनार्की में नहीं होता। जैसे सऊदी अरबिया वगैरह है, वहाँ मोनार्की है, आप वहाँ गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। अगर आप करेंगे तो आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा, आपको गायब कर दिया जाएगा। लेकिन ये इस्लामिक पर्सपेक्टिव नहीं है। सऊदी वगैरह में इस्लाम के नाम पे गवर्नमेंट चलाते हैं, लेकिन पूरी तरह से इस्लामिक गवर्नमेंट नहीं है। शरिया जानते हैं आप लोग? शरिया आजकल बहुत होता है चर्चा। शरिया का क्या मतलब होता है? व्हाट डज मीन ऑफ शरिया? सर इस्लामिक रूल ऑफ लॉ को शरिया कह सकते हैं। जी इस्लामी कानून होता है। सर इस्लामिक रूल ऑफ लॉ को हम शरीयत कह ये सकते हैं। कहाँ से, ये लॉ कहाँ से आता है? शरिया लॉ कहाँ से आता है? कहाँ से इस्लाम इसको एक्सेप्ट करता है शरिया लॉ को? सर सऊदी अरब से। अरे भाई आप क्या कुरान। बच्चों कुरान और सुन्नत। कुरान शरीफ से लेते हैं, वो लेते हैं जो कुरान आप पढ़ते हैं, कुरान शरीफ जो है, रिलीजियस हाँ, कुरान शरीफ से लेते हैं इसके लॉ जो आते हैं, और दूसरे कुरान शरीफ और हदीस हदीस, से है। हाँ, जो ऑथेंटिक हदीस है, जैसे बुखारी मुस्लिम, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे नबी थे, जिन चीज़ों को जो लोग उनसे क्वेश्चन करते थे कि रसूल ये बताइए किसके क्या, तो वो जो चीज़ें बताते थे, क्योंकि ये ऐसा कि अल्लाह ताला से या फरिश्ते लोगों से पूछते थे कि इसका क्या मतलब मीनिंग होगा, क्या इसका सोल्यूशन होता, अल्लाह ताला बताता था फरिश्ते लोगों को। तो मैसेज, मतलब मैसेंजर का काम करते थे ना फरिश्ते लोग। तो इसीलिए इसको शरिया, हाँ, इसको शरिया कानून कहते हैं। तो शरिया जो है दो चीजों से बना, क्योंकि आजकल बहुत डिस्कशन भी होता है, कुछ नेता लोग भी कहते हैं कि इंडिया में यहाँ शरिया कानून लागू करना चाह रहे हैं। तो ये बच्चों, आप लोग, यू आर स्टूडेंट, यू शुड नो दैट व्हाट द शरिया। तो शरिया कुरान और हदीस से जो आता, उसी से लिया जाता कानून, उसको शरिया। लेकिन सऊदी अरबिया वगैरह में जो है वो शरिया कानून पूरी तरह से नहीं है, वो सिर्फ इस्लाम के नाम पे जहां उनको फायदा वहीं तक। आप ये बताइए, अगर आप मुस्लिम हैं तो आप जानते हैं कि इस्लाम में कही गई कि अगर बुरी चीज आप देखें तो पहले हाथ से रोकें, अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो जबान से उसको क्रिटिसाइज करें। थर्ड जो है, तीसरी चीज जो है, अपने मन में कहें। तो आप ये बताइए, इस्लाम में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि नहीं है? ना? यस सर है। हाँ, है।
लेकिन सऊदी अरबिया या जीसीसी कंट्री में आप जाएंगे वहां नहीं है। चाहे आप सऊदी में जाएं, चाहे दुबई में जाएं, चाहे कुवैत में जाएं, चाहे कतर में जाएं, ठीक है, देर देर इज नॉट शरिया लॉ। सिर्फ वो, लेकिन वो दिखाते हैं कि हम जो है इस्लाम के नाम पे गवर्नमेंट चला रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? यस यस सर। सर। हाँ, तो लेकिन जो जॉन लॉक का कॉन्सेप्ट, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आइन है, वहां पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आप देखें, जो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ बच्चों कि अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़े, जो फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं, वो ज्यादातर जॉन लॉक का कॉन्सेप्ट है। जॉन लॉक ने कहा था, राइट टू फ्रीडम की बात उसने कही थी, राइट टू लाइफ की बात कही है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कही है, फ्रीडम की बात कही है। अब उसमें ये भी फ्रीडम है कि आप जो है फ्रीडम टू मूवमेंट, यानी आप कहीं घूम फिर सकते हैं। यू आर इंडियन सिटीजन, यू कैन गो टू एवरीवेयर। आप इंडिया के सिटीजन, इंडिया में कहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये आपका फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, राइट टू रिलीजन भी फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, तो ये सब जो है फ्रीडम में आता है, जो जॉन लॉक ने कॉन्सेप्ट दिया है। और उसमें तीसरा दिया राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी जो है, यानी आप किसी भी मुल्क में जहां रहे, अगर आपके पास पैसे हैं तो यू शुड हैव ए राइट टू बाय एनीथिंग, यानी कोई चीज आप खरीद सकते हैं। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? यस सर। यस सर। हाँ, लेकिन इंडिया में अब फ्रीडम जो है, राइट टू प्रॉपर्टी का जो फंडामेंटल राइट नहीं है, नाउ इट हैज बिकम लीगल राइट्स। अब ये क्या बन गया है? लीगल राइट्स बन गया है। नाउ इट इज नॉट फंडामेंटल राइट्स। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीगल राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स, ये भी आप जाने क्यों? बिकॉज यू आर स्टूडेंट ऑफ बीए पॉलिटिकल साइंस, so you should know that why the difference between fundamental rights and legal rights में क्या फर्क है। now fundamental right जो ये right to property इंडिया में था fundamental, now it has become legal rights। और ये किस में अब आता है? 300A। अब 300A में ये कर दिया है इसको लीगल राइट्स बना। बताइए बच्चों, क्या फर्क है दोनों में? व्हाट द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड लीगल राइट्स? सर फंडामेंटल राइट्स आर कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड और लीगल राइट्स जो है वो जुडिशियली गारंटीड है। और कुछ इंस्टेंसेस में लीगल राइट्स को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स को किसी भी कीमत पर कैंसिल आउट नहीं किया जा सकता, स्टेट भी नहीं कर सकता सर। जी, और बेटा और कोई बताए, कुछ बताना चाहेगा? ठीक आपने बताया सुमेर, बढ़िया बेटा बताया आपने। और कोई? सर फंडामेंटल राइट को केवल इमरजेंसी में ही मतलब कुछ हद तक रोका जा सकता है। हाँ, राइट टू लाइफ को जो नहीं हटाया जा सकता किसी भी कंडीशन में। ठीक है, और कुछ राइट्स को हटाया जा सकता है, फंडामेंटल राइट्स को, लेकिन इमरजेंसी में राइट टू लाइफ को भी नहीं हटाया जा सकता। ठीक है यस सर। जी। इफ एनीबडी वायलेट्स योर फंडामेंटल राइट, देन यू कैन डायरेक्टली गो टू द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा सकते हैं अगर कोई आपको वायलेशन करता है फंडामेंटल राइट्स का। ठीक है, समझ में आया? यस सर। राइट टू हाँ इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट ऑफ लाइफ। हाँ, ये सब फंडामेंटल राइट्स है। लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी को अब जो है फंडामेंटल राइट्स इसलिए नहीं बनाया गया कि अगर आप देखिए इंडिया में इतने ज्यादा जो है प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, अगर प्रॉपर्टी राइट्स है तो आप देखिए इंडिया में डिफरेंट टाइप की पार्टीज हैं। अपोजिशन पार्टी हमेशा ये कहती है वो कोई प्रोजेक्ट बनने ही नहीं देती कि अगर हम ये बनेगा तो गवर्नमेंट अपने मतलब श्रेय ले लेगी उसका। ठीक है, इसीलिए इस चीज को सोचते हुए फ्यूचर के डेवलपमेंट के लिए इसको जो है लीगल राइट बना दिया। लीगल राइट का अगर कोई वायलेशन करता है तो फर्स्ट यू हैव टू गो टू इन लोकल कोर्ट्स, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होता है उसमें आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हो गया? यस सर। हाँ, तो ये जो है आपका, तो जॉन लॉक जो था उसने ये बात कही थी। ठीक है, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया, इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। यानी ये नहीं कि आपको फ्रीडम जो मिली है एकदम डायरेक्टली आप जो चाहें करें। जैसे किसी भी कंट्री में अगर आप रह रहे हैं, वहाँ का डिफेंस का है, आर्मी का, उसको आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, उसके खिलाफ नहीं बोल सकते, क्योंकि जो डिफेंस का सिस्टम होता है वो मुल्क की जो है या किसी भी कंट्री की सिक्योरिटी से जुड़ा होता है।
तो वहां पे रेस्ट्रिक्शंस लग सकता है। गवर्नमेंट्स को आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं लेकिन डिफेंस को नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ चीजों में कुछ चीज सेकेंडरी रहती है, उसको आप खुला वो नहीं बता सकते आपको। आप समझ में आया? और देयर आर आल्सो वी कांट से दैट, जैसे कि आपने देखा होगा अभी डेनमार्क वगैरह में कुरान शरीफ को जलाया गया अंडर द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। उन लोगों ने कहा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंडर हम जला रहे हैं इसको। ठीक है, तो वो बिल्कुल जो है वो नहीं आएगा, ऐसी कोई फ्रीडम नहीं है। आप सबका फेथ अलग होता है, हर इंसान का फेथ अलग होता है। वो इंसान जो है किसी के फेथ पे आप क्वेश्चन नहीं उठा सकते। ठीक है, आपको जिस भी मजहब या जिस भी फेथ को आप मान रहे हैं वो आपका अपना निजी है, पर्सनल है, लेकिन आप जो है दूसरे के फेथ को नहीं कर सकते। जैसे एम.एफ. हुसैन थे, हिंदू देवी देवताओं के कुछ की वो इमेजेस बनाया था उन्होंने, न्यूड तस्वीर बनाई थी, तो उसको कहा गया था फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। लेकिन उससे बहुत से हिंदू लोग जो थे जिनकी उस देवी देवता से उनका फेथ जुड़ा हुआ था, उनको तकलीफ हुई। तो इसको भी हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में नहीं ला सकते। क्लियर, समझ में आया? यस सर। हाँ, तो ये चीजें आपको। जी जी बोलिए। जी हाँ, ठीक है, अब ये क्लियर हो गया ना? एक 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 जो है थिंकर और रहा है, जर्मी बेंथम उसका नाम है। उसने भी लिबरलिज्म, जो अर्ली लिबरलिज्म था उसको उसने जो आगे बढ़ाने में उसका रोल था। जर्मी बेंथम ने कॉन्सेप्ट दिया था यूटिलिटेरियन थ्योरी, उसका उसको हम कहेंगे उपयोगितावाद का सिद्धांत। ठीक है, उसने कहा था कि अगर सोसाइटी में, आज भाई बहुत बच्चे आ रहे हैं, बच्चे एकदम, ओह, एक मिनट, एक और मैं आप लोगों की पिक्चर ले लूं, उसके बाद जो है मैं आगे बढ़ूं। देखो कितने बच्चे हुए, एक मिनट। ओ, नहीं ज्यादा नहीं हुए, 51 हुए। कुछ बच्चे चले भी जाते हैं ना। चलिए ठीक है। ओके, आवाज आ रही है ना? आई एम ऑडिबल? Yes, sir. हाँ, तो उसमें जो है, यस सर। हाँ उसमें जो है उसने कहा था कि अगर एक सोसाइटी में अगर मान लीजिए 60 से 70% अच्छी लाइफ जी रहे हैं, उसने कहा था ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, यानी 60 से 70% अगर अमीर लोग हैं, अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, तो हम कहेंगे कि पूरी सोसाइटी जो है खुशहाल है। लेकिन इसको क्रिटिसाइज किया था जॉन डॉल्स ने। जस्टिस की जब थ्योरी आप पढ़ेंगे, यानी जॉन डॉल्स को पढ़ा था कि नहीं आप लोगों ने? पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर वगैरह में। यस सर, सेकंड ईयर में। हाँ, सेकंड ईयर में पढ़ा होगा। तो जॉन रॉल्स ने ये कहा कि नो, इफ ऑल दिस पीपुल विल गेट द सेम ट्रीटमेंट देन वी कैन से इट इज अ जस्टिस। यानी कह रहे जो 30% लोग बचे हुए हैं, अगर वो लोग भी सेम चीज का एंजॉय करेंगे तब हम इसको जस्टिस कहेंगे। ठीक है, तो इस थ्योरी को उसने, इसने भी जो है आज जो ग्लोबलाइजेशन है उसमें समझ लीजिए जर्मी बेंथम का जो उसने वो बातें कही थी, आज भी उसका देखिए आज ग्लोबलाइजेशन में क्या हो रहा है। आज आप देखिए, मैं कल एक न्यूज़ पढ़ा, इंडियन एक्सप्रेस या किसी न्यूज़पेपर में, उसमें कहा कि एक बच्चा हैदराबाद का है, अभी बड़ा छोटा लग रहा था मुझे, क्योंकि अभी वो भाई 10+2 करने के बाद उसका आईआईटी में एडमिशन हो गया, आईआईटी हैदराबाद में। उसको जानते हैं कितना ऑफर नीदरलैंड से मिला है? 2.5 करोड़, यानी टू 2.5 करोड़। 2 करोड़ का मिला है सर। हाँ, नहीं, 2.5 करोड़ का, यानी 25 लाख रुपए पर मंथ। एक महीने में उसकी तनख्वाह होगी 25 लाख रुपए। आप अंदाजा लगाइए ग्लोबलाइजेशन में क्या है, जिसके पास पैसा बहुत है, जिसके पास, आज के टाइम देखिए अफ्रीका वगैरह में और एशिया में बहुत सी कंट्री में आप देखें कहीं के लोग भूखे मर रहे हैं, खाना उनको नहीं मिल रहा है। और जो डेवलप्ड नेशंस है, अमेरिका है, जापान है, ये फ्रांस है, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे देखिए लोगों के पास इतना खाना है कि उनको खा नहीं जाता, यानी बहुत पैसे उनके पास है। तो कितना इनइक्वलिटी है कि नहीं दोनों के बीच?
यस यस सर। सर हाँ, तो इनको ग्लोबलाइजेशन में इसको जर्मी बेंथम जो है इसको जस्टिफाई किया था, लेकिन इसको क्रिटिसाइज किया जॉन रॉस ने। तीसरा जो एडम स्मिथ, इसका भी रोल है इसको डेवलप करने में, लिबरलिज्म को। तो आप लोगों ने नाम सुना है इसका, एडम स्मिथ का? यस सर। एडम स्मिथ का नाम सुना है ना? एडम स्मिथ क्यों मशहूर है, क्यों फेमस है? 1 मिनट वेट करिएगा। रेशमा, तो पानी लेता तो गला सूख रहा है मेरा। क्यों फेमस है एडम स्मिथ? सर ये वाई? इकोनॉमिक के फादर सर कहे ये हाँ, इकोनॉमिक्स है। he's a he's considered as a father of economics, है ना? तो उन्होंने भी जो अर्ली जो ये जो कमर्शलाइज या जो ग्लोबलाइजेशन का जो एरा है जो शुरू है, कैपिटलिज्म जो खास तौर से, उस पे उन्होंने बहुत फोकस किया था। हम्म। ओके, समझ में आया? दिल्ली में आज धूप निकली है कि नहीं? नो सर। अच्छा, दिल्ली में भी आज नहीं, कोहरा था क्या सुबह में कि नहीं? सर फॉग है, कोहरा नहीं है। नहीं, फॉग था सुबह में, फॉग। नो सर। अच्छा अच्छा, तो यहाँ मैं 800 किलोमीटर दूर अभी हूँ दिल्ली से, तो वहाँ भी वही हाल है, तो वही मैं इसलिए पूछना चाहता। चलिए ठीक है। तो ये जो है ना, ये क्लासिकल लिबरलिज्म जो उसने डेवलप किया। फिर एक लिबरलिज्म है, उसको पॉजिटिव लिबरलिज्म कहते हैं। पॉजिटिव लिबरलिज्म है मॉडर्न लिबरल, ये इट सपोर्ट्स वेलफेयर स्टेट, इस वेलफेयर स्टेट को सपोर्ट करता है, जिसको हिंदी में कल्याणकारी राज कहते हैं। इंडिया भी वेलफेयर स्टेट है। जैसे आपने देखा होगा डिफरेंट टाइप्स की स्कीम्स है इंडिया में, गरीबों के लिए है, हैंडीकैप के लिए है, पीडीएस सिस्टम है, ऑल दिस कम अंडर वेलफेयर स्टेट्स। ओके, तो इसको किसने डेवलप किया है? एलटी हाब हाउस है, टीएच ग्रीन है, ये सब स्कॉलर, ये सब लिबरल्स हैं। तीसरा जो है नियो लिबरलिज्म है, ये बड़ा खतरनाक है। ये सिर्फ प्राइवेटाइजेशन ही पे फोकस करता, कहता हर चीज को प्राइवेट कर दो। ठीक है, आज जैसे इंडिया में भी प्राइवेटाइजेशन, नियो लिबरल जो वो कहते हैं कि वेलफेयर स्कीम्स को बंद कर दो। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझना पड़ेगा डीप में। अब दोनों में क्या फर्क है, मार्क्सिज्म और लिबरलिज्म में? तो मैंने बताया कि जो लिबरलिज्म है, इट सपोर्ट प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट ओनरशिप। Liberalism support private ownership. If you talk about Marxism, it support government ownership. ये किसको सपोर्ट करता है? गवर्नमेंट ओनरशिप को करता है। ठीक है, यस सर। और इट्स बिलीव इन क्लासलेस सोसाइटी, कहता समाज में कोई जो सोसाइटी नहीं है, कोई क्लास नहीं है, सब लोग बराबर, हर इंसान बराबर। लेकिन आज अगर रिलेटिव इंडिया में देखें तो 5-6 क्लास यहाँ है ना? एक बहुत बड़ा यस तबका है जो अंबानी, इनका, अडानी का है, फिर प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है ना? फिर हमारे सेंट्रल मिनिस्टर्स होते हैं, केंद्रीय मंत्री होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं, फिर स्टेट मिनिस्टर है, उसके बाद एमपीज हैं, एमएलएज हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, फिर प्रोफेसर्स हैं। अलग अलग तबका है हमारे यहाँ, बहुत ज्यादा है। फिर एक स्किल लेबर है, इलेक्ट्रीशियन है, और फिर वो मजदूर आ जाता है, हाथों से काम करता है, जमीन में जाके काम करता है। फिर कूड़ा बीनने वाले हैं, फिर फकीर लोग हैं जो एकदम ही रोड पे रहते हैं, बंजारा है। तो बहुत क्लास है इंडिया में, फुटपाथ पे लोग सोते हैं। लेकिन मार्क्स क्या कहता था? कार्ल मार्क्स कहता था कि कोई भी सोसाइटी, कोई भी क्लास नहीं, एवरी ह्यूमन आर सेम, सभी इंसान बराबर है। ठीक है, समझ में आया? ओके, ठीक है। आ, ये दोनों में बेसिक, कार्ल मार्क्स ने इसको शुरू किया था, वो जर्मनी के रहने वाले थे, उनका फ्रेंड था फ्रेडरिक एंजल्स, वो उसने बहुत सपोर्ट किया कार्ल मार्क्स से। दोनों ने मिल के जो क्लासिकल जो है मार्क्सिज्म को जो है उन्होंने आगे बढ़ाया। ठीक है, फिर जर्मनी से इंग्लैंड चले गए कार्ल मार्क्स। ओके, क्लियर?
चलिए, आपको मेन चीजें मैंने फोकस कर दी हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं ट्रेडिशनल अप्रोचेस। डू हैव एनी आइडिया अबाउट ट्रेडिशनल अप्रोचेस? चलिए, इसमें लिखिए। पेन वगैरह है आपके पास? पहले लिख लीजिए, फिर मैं इसको समझाऊंगा, ठीक है? आपके पास पेन वगैरह है, रखा आप लोगों ने? यस सर, यस बोलिए। सर। अब यस लिखिए। सर। हाँ, अभी यस सर। मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, लेकिन अभी मैं हिंदुस्तानी जबान में इसको समझा दूंगा। लिखिए, ट्रेडिशनल अप्रोचेज इन पॉलिटिकल साइंस। ट्रेडिशनल अप्रोचेज इन पॉलिटिकल साइंस focus on normative ideals. Normative ideals. सर नॉर्मेटिव। Ideals. IDEALS. Ideals या आइडियाज ही लिख लीजिए। नॉर्मेटिव आइडियाज। नॉर्मेटिव जानते हैं किसे कहते हैं? नॉर्मेटिव जहां पे जो है रूल रेगुलेशन को वैसे तरीके से फॉलो कर जिसमें एथिक्स एंड मोरालिटी होता है, ठीक है? क्या सही है क्या गलत है उसको फोकस किया जाता है, उसको नॉर्मेटिव आइडियाज कहते हैं। फिर कॉमा के बाद लिखिए इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशन आप जानते हैं, जो आपका पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर है, जो पार्लियामेंट है जहाँ कानून मतलब ये कोर्ट जो होती हैं, जुडिशरी, ये सब जो है इंस्टीट्यूशंस में आते हैं। ये जो है इंस्टीट्यूशन है। हिस्ट्री एंड फिलॉसफी, ठीक है? यानी ये जो इनकी ट्रेडिशनल अप्रोचेज हैं, इन चीजों पे फोकस करती हैं पॉलिटिकल साइंस की। नॉर्मेटिव है यानी एथिक्स और मोरालिटी पे कहती है, क्या सही है क्या गलत है। फिर इंस्टीट्यूशंस यानी किस चीज की स्टडी करती हैं कि जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस रहे हैं, जैसे कि पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, जो पार्लियामेंट होती है वो कानून बना उसको लेजिस्लेचर भी कहते हैं। हर कंट्री में अलग अलग नाम होता है। इंडिया में उसको जो है लेजिस्लेचर कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं। इंग्लैंड में भी पार्लियामेंट कहते हैं, ठीक है? इन इंग्लैंड दिस इज आल्सो कॉल्ड पार्लियामेंट। ओके, कौन बच्चा सर भाई? हिस्ट्री के बाद फिलोसफी नोट डाउन करना है ना। जी हिस्ट्री के बाद फिलोसफी। हाँ, हिस्ट्री एंड फिलॉसफी, ठीक है? यानी इन किन चीजों की स्टडी करता है? ट्रेडिशनल, जो पुरानी चीजें जो चली आ रही थी, जैसे कि पार्लियामेंट। इंग्लैंड में क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। इंग्लैंड में क्या हाउसेस के नाम है? हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है वो अपर हाउस है, और जो है हाउस ऑफ कॉमन्स जो है लोअर हाउस है। जैसे कि इंडिया में लोकसभा हाउस ऑफ कॉमन के बराबर है, और राज्यसभा जो है वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के बराबर है, ठीक है? समझ में आया? ओके। तो ये कह रहा है कि बेसिकली किन चीजों पे फोकस करता है? नॉर्मेटिव आइडियल्स, फिर इंस्टीट्यूशंस पे कि जुडिशरी क्या है, लेजिस्लेचर उस कंट्री का क्या है, एक दूसरे से कंपैरिजन। फिर हिस्ट्री, हिस्ट्री पे फोकस करता है कि पॉलिटिक्स की क्या हिस्ट्री पहले रही है। यानी आप जो आज पढ़ रहे हैं, जो मुगल पीरियड पढ़ रहे हैं, उस टाइम किस टाइप का पॉलिटिकल सिस्टम था। अरिस्टोटल वगैरह के ज़माने में जो एंशियंट टाइम में किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम था, उसको हिस्टोरिकल अप्रोच कहते हैं। एंड फिलॉसफी, आई थिंक ऑल यू नो फिलॉसफी। फिलॉसफी का मतलब यहाँ हो गया, फिलॉसफी का क्या मतलब होता है? वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। जैसे आपने कोई अपनी राय रखी किसी चीज पे, उसको फिलॉसफी कहते हैं। जैसे वो फिलॉसफर थे पहले जमाने के, कौन कौन थे? नाम है आपको याद? जैसे प्लेटो, अरिस्टोटल। आरस्तु। हाँ, अरस्तु जिसको मैकियावेली। इंग्लिश,
हाँ मैकेवली, ऑल दे आर फिलोसफर। सो जो उनकी कही हुई बातों को आप स्टडी करते कहते हैं उसको फिलोसफिकल अप्रोच कहते हैं। ठीक है। ओके सर। जो ट्रेडिशनल अप्रोचेज इन्हीं चीजों पे फोकस करती है, एथिक्स मोरलिटी जो नॉर्मेटिव है, इंस्टीट्यूशंस में क्या लेजिस्लेचर क्या है और क्या चीजें हैं, हिस्ट्री क्या है, यानी उसकी हिस्ट्री क्या रही है इन चीजों की, और उसकी फिलॉसफी। अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, समझ में आया ना? यस सर। हाँ, तो ये इस पे स्टेट की स्टडी करता है, गवर्नमेंट लॉ क्या था, एथिक्स एंड मोरलिटी क्या है। ठीक है। की मेथड इसमें फिलोसफिकल, इसमें की मेथड्स क्या है ट्रेडिशनल अप्रोच में, फिलोसफिकल अप्रोच, लीगल अप्रोच, हिस्टोरिकल एंड इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस। ये मेनली इसी पे फोकस करता है, फिलॉसफी की बात करता है, फिलोसफरों की बात करता है, लीगल यानी कानून क्या था, कानून की बात करता है, हिस्ट्री की बात करता है, एंड इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस, या किस तरह के इंस्टीट्यूट थे वहां पे। ये फॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करता है, इट टॉक्स अबाउट फॉर्मल स्ट्रक्चर। ये फॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करता है। फॉर्मल जानते हैं ना, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है। ओके। फॉर्मल स्ट्रक्चर लाइक लेजिस्लेचर, फॉर्मल स्ट्रक्चर में क्या हो गया, लाइक ए लेजिस्लेचर्स एंड कॉन्स्टिट्यूशंस, कि किस तरह का उस कंट्री का लेजिस्लेचर यानी उसकी पार्लियामेंट में जो कानून बनता है किस तरह का है, और उसका संविधान कॉन्स्टिट्यूशन आइन किस तरह का है, उसकी स्टडी ये करता है। ठीक है। कोर कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्या है, इसके कोर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिखिए, कोर करे यानी इसकी विशेषता क्या है, मुख्य विशेषता इसकी क्या है, जो है ट्रेडिशनल अप्रोच की, या इसकी खासियत क्या है, या कोर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लिखिए। पहला लिखिए नॉर्मेटिव एंड वैल्यू बेस्ड, नॉर्मेटिव एंड वैल्यू बेस्ड। ओके। अब इसमें क्या है, नॉर्मेटिव एंड वैल्यू बेस्ड किस चीज पे बेस्ड है, लिखिए इसमें, यह समझा दे रहा हूं। बच्चे बार बार आ रहे हैं, अब खत्म होने वाली क्लास, अब आ रहे हैं। ये कंसर्न विद आइडियल जस्टिस एथिक्स एंड मोरल क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स, यानी किस चीज पे कंसर्न करती है कि विद आइडियल्स जस्टिस एथिक्स एंड मोरल क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स, कि किस तरह की मोरलिटी एथिक्स पॉलिटिक्स में है ना, या क्या होनी चाहिए। नॉर्मेटिव में वही चीजें आती हैं, वैल्यू बेस्ड, क्या सही है क्या गलत है ना। ओके। कि जस्टिस है, जैसे मैंने अभी आपको बात बताई कि जो है जर्मी बेंथम ने क्या कहा था कि अगर किसी सोसाइटी में, इफ इन ए सोसाइटी 65% पीपुल और 70% पीपुल आर गेटिंग ऑल फैसिलिटीज, तो दिस सोसाइटी इज कंसिडर्ड एज ए ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर कहा जाए, यानी खुशहाल सोसाइटी कहा जाए। लेकिन उसको उसने क्रिटिसाइज किया, जॉन डॉस ने, उसने कहा नहीं, जब तक सभी लोगों को वही हुकूक या वही मेरिट्स नहीं मिलेंगे, राइट्स, तब तक हम उसको नहीं कह सकते, गुड सोसाइटी नहीं कह सकते। ठीक है, समझ में आया? यस सर। यस सर। हाँ जी। तो ये हो गया, ये नॉर्मेटिव वैल्यू बेस्ड हो जाएगा। ठीक है। ओके। ठीक है। दूसरा पॉइंट दे दे, डिस्क्रिप्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव लिखिए, डिस्क्रिप्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव। यानी दूसरा पॉइंट जो डिस्क्रिप्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव, इसका मतलब हो गया इट डिस्क्राइब पॉलिटिकल सिस्टम एंड प्रिस्क्राइब हाउ दे शुड फंक्शन, यानी किस तरह से जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है किस तरह का काम करना चाहिए, उसको किस तरह से काम करना चाहिए।
यानी उसके डिस्क्रिप्शन बताता है। सर अगेन रिपीट कीजिएगा। डिस्क्रिप्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव, इसका मतलब ये हुआ कि ये बात करता है कि किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए एंड हाउ दे शुड फंक्शन, या किस तरह का उनको काम करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट लिखिए फोकस ऑन इंस्टीट्यूशंस। फोकस ऑन इंस्टीट्यूशंस यानी जो है इसका जो फोकस होना चाहिए इंस्टीट्यूशंस पे होना चाहिए। एनालाइज फॉर्मल स्ट्रक्चर्स, यानी किस चीज पे उसको एनालाइज करना चाहिए, फॉर्मल स्ट्रक्चर। जैसे कि फॉर्मल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, फोकस ऑन इंस्टीट्यूशन हेडिंग मैंने बताई है, फॉर्मल स्ट्रक्चर किसे कहेंगे बताइए। गवर्नमेंट के क्या फॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं। सर लेजिस्लेचर, सर जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव। हाँ जी जी, गुड। स्टेट, स्टेट मतलब कंट्री का, फिर गवर्नमेंट, फिर कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट। हाँ कॉन्स्टिट्यूशन, कोर्ट्स एंड जी पार्टीज, जो सर। पॉलिटिकल पार्टीज होती है। ठीक है। ओके हो गया। यस सर। फिर इसमें लिखिए, नेक्स्ट लिखिए फॉर्मल। नो सर। फॉर्म, नेक्स्ट में लिखिए फॉर्मल, FORMAL, फॉर्मल। यानी किस चीज पे फोकस करता है, कंसंट्रेट ऑन लीगली स्टेब्लिश्ड स्ट्रक्चर्स। जो लीगली स्टेब्लिश स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे जुडिशरी है, गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वो लीगली स्टेब्लिश होते हैं ना, ऑफन इग्नोरिंग इनफॉर्मल प्रोसेस, तो इन चीजों पे फोकस करता है। फिर लिखिए की ट्रेडिशनल अप्रोचेस। लिखिए की ट्रेडिशनल अप्रोचेस। इसमें पहला लिखिए फिलोसफिकल अप्रोच। चचा कुचा, हेलो। ट्रेडिशनल अप्रोच, पहला फिलोसफिकल अप्रोच। So if we talk about philosophical approach, so it talks about, it explores political ideas, justice, ठीक है, आइडियल स्टेट थ्रो थिंकर्स लाइक प्लेटो, अरिस्टोटल, मैकवली ने जो बातें कही स्टेट वगैरह के बारे में, वो जो बातें उनकी है, जस्टिस के बारे में जो उन्होंने बातें की है, स्टेट्स के बारे में बात जो की, आइडियलिस्टिक, ऑल दिस कम अंडर फिलोसफिकल अप्रोच। ठीक है। देन लीगल अप्रोच। लीगल अप्रोच हेडिंग लिखिए। लीगल अप्रोच में इट्स एग्जामिन्स लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ द गवर्नेंस। यानी किस चीज को एग्जामिन करता है, समीक्षा करता है कि किस तरह का, हाँ किस तरह का वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है, अ, कितने तरह के कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान आइन है, लीगल फ्रेमवर्क क्या है, जो कानून क्या है वहाँ पे, किस तरह के कानून है गवर्नेंस के, यानी गवर्नमेंट को चलाने के लिए किस तरह के कानून वहाँ पे हैं, इंग्लैंड में कैसे हैं, अमेरिका में कैसे हैं। ठीक है, क्लियर। फिर नेक्स्ट लिखिए, ये कौन है भाई, खत्म होने वाली क्लास आ रहे हैं। कितने बच्चे हैं, आए होंगे चले भी गए होंगे। ओके, ओके। सर इंडिविजुअली अटेंडेंस नहीं होगी क्या, लाइक? नहीं नहीं, वो वाली इंडिविजुअली नहीं होगी।
इंडिविजुअली का टाइम कहाँ होता है। ठीक है। ओके सर। ओके सर। हाँ, और मैं 12th 12:30 के करीब तक लूंगा। उसके बाद फिर मुझे असल में जाना है कहीं, मैं घर पे हूँ। ठीक है ना। और मैं सिलेबस आपका पूरा ओके। खत्म करवाऊंगा, उसके बारे में मत करिएगा, क्योंकि बट 5 सर हाँ कभी बोलिए। कभी जो है ना सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है तो उसकी वजह से अपने आप ये लेफ्ट हो जाता है, हम लेफ्ट नहीं करते। अच्छा अच्छा, वो टेक्निकल इश्यूज हो जाता होगा। जी जी सर। हाँ हाँ, चलिए कोई नहीं। तो लीगल अप्रोच समझ में आई आप लोगों को? कौन सी अप्रोच अभी मैं बता रहा था आपको? हाँ, आप लीगल अप्रोच लिखिए। लीगल अप्रोच एग्जामिन लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नेंस, यानी किस तरह के वहाँ कानून है गवर्नमेंट चलाने के लिए, ये सब लीगल अप्रोच। नेक्स्ट लिखिए हिस्टोरिकल अप्रोच। ठीक है। यानी ये जो हिस्टोरिकल अप्रोच होती है, इट स्टडीज पॉलिटिकल सिस्टम एंड आइडियाज इन दियर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। यानी जो पहले के सिस्टम रहे हैं पॉलिटिक्स के, वो किस तरह के रहे हैं, कैसे वो काम करते थे। ठीक है। वो सब हिस्टोरिकल अप्रोच में आएगा। ठीक है। ओके। नेक्स्ट लिखिए इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। अब आप सोचो, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच का मतलब हो गया, इट्स फोकसेस ऑन फॉर्मल गवर्नमेंट्स बॉडीज। यानी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच जो है किस चीज पे फोकस करती है? फोकसेस ऑन फॉर्मल गवर्नमेंट्स बॉडीज। फॉर्मल गवर्नमेंट बॉडीज में क्या क्या आएगा? जैसे लेजिस्लेचर, फिर आपका एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, यही गवर्नमेंटल बॉडीज में आते हैं, फॉर्मल गवर्नमेंट बॉडीज में आते हैं। लेजिस्लेचर यानी वहां का पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी एंड देयर फंक्शंस as seen in comparative government studies. Okay. ठीक है। यस सर। हाँ। अगर हम लिमिटेशंस की बात करें कि इसकी, देखिए कोई भी टॉपिक आप पढ़ा करें तो उसका लिमिटेशंस भी पढ़ा करें। यानी उसकी, अभी नहीं कहते कि क्रिटिकली एग्जामिन। क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब होता है, क्वेश्चन आपने देखा होगा कि क्रिटिकली एग्जामिन लिखा होता है। क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब होता है कि ज्यादातर आपको निगेटिव चीजें पे फोकस करना है। तो इसकी जो लिमिटेशंस हैं वो उसी में क्रिटिकली में आएंगी। अब इसमें पहला पॉइंट लिख लीजिए, इसका लिमिटेशंस क्या है। यानी लैक साइंटिफिक रिगर। ओके। यानी इसमें साइंटिफिक रिगर कम है, यानी साइंटिफिक चीजों पे कम फोकस किया जाता है। फोकसिंग ऑन फैक्ट्स एंड वैल्यू रादर देन इम्प्रिकल बिहेवियर। यानी इम्प्रिकल बिहेवियर पे कम फोकस, यानी साइंस पे कम फोकस किया जाता है, बल्कि उसके बजाय किस पे किया, वैल्यूज पे किया जाता है। जो ट्रेडिशनल चीजें उस पे किया जाता है। ठीक है। कह रहा है नैरो स्केप होता है इसमें, निगलेक्टिंग पॉलिटिकल प्रोसेस। कह रहा है जो पॉलिटिकल प्रोसेस होता है उसको निगलेक्ट किया जाता है। इंडिविजुअल बिहेवियर को भी जो है बहुत फोकस नहीं किया जाता। ठीक है। तीसरा जो है, ऑफन यूरोसेंट्रिक एंड डिस्क्रिप्टिव रादर देन एनालिटिकल। कह रहा है कि ये अप्रोच जो है ट्रेडिशनल, ये यूरोसेंट्रिक है। यानी यूरोप यूरोप ने जो चीज डेवलप की थी, यूरोप के अंग्रेजों ने, वही चीज इसमें ज्यादा है। और ये एनालिसिस नहीं करता, इसका कंपैरिजन नहीं करता एक दूसरे का डीप में। ठीक है। ठीक है। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है।
उसके अलावा जो है हम ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा 5 मिनट्स और पढ़ा दें वो। इफ वी टॉक अबाउट ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम, सो दिस सिस्टम इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी इंग्लैंड में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, यानी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वहां पे। जैसे इंडिया में हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, बताइए। प्रेसिडेंट। 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 हाँ। और इंग्लैंड में राष्ट्रपति। मोनार्क। मोनार्क सर, मोनार्क। राष्ट्रपति कहाँ होता है भाई इंग्लैंड में, ऐसी बात करेंगे आप। मोनार्क होता है सर। मोनार्क होता है, किंग होता है, किंग और क्वीन। अभी चार्ल्स जो है, चार्ल्स सेकंड जो वहां के, जो पहले क्वीन एलिजाबेथ थी उनके बेटे हैं चार्ल्स, वो किंग है इंग्लैंड के। लेकिन उनको जितना पावर होता है उतना ही हमारे प्रेसिडेंट का होता है। दे आर नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट बिकॉज देयर इज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है उसमें हेड ऑफ स्टेट जो होता है नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट होता है, नाम मात्र का होता है। ठीक है, नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट होता है। ओके, ये बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप जो है आ रहे हो, मतलब घर का होटल बना लिए हो क्या, जब मन करे आ जाऊंगा क्लास में, हैं? ठीक है, यानी हेड ऑफ स्टेट जो होता है नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट होता है। जैसे कि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट, उसका मेन काम कौन करता है, जो हेड ऑफ कैबिनेट होता है। हेड ऑफ कैबिनेट कौन होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, प्राइम मिनिस्टर। तो वो हेड ऑफ स्टेट का प्रैक्टिकली काम करता है, लेकिन लिखा रिटर्न में ये होता है कि हेड ऑफ स्टेट जो है प्रेसिडेंट होता है। उसी तरह इंग्लैंड में भी है, लिखा होता है किंग और क्वीन इज द हेड ऑफ स्टेट, बट इन प्रैक्टिकली हु परफॉर्म हेड ऑफ स्टेट, प्राइम मिनिस्टर। हेड ऑफ कैबिनेट, तो हेड ऑफ कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, ओके। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कल ना, कल मिलना है। ओके, यस ओके सर। ओके सर। अस्सलाम चलिए वालेकुम सर। ठीक है। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कल इंशाल्लाह मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, अल्लाह हाफिज। वालेकुम अल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। इसलिए पॉलिटिकल की क्लास होती इसीलिए सुबह क्लास ली थी पॉलिटिकल की।
हिस्ट्री क्लास वही 1 बजे से है ना? तो ग्रुप में सर ने क्यों डाल रखा है? वही सेम टाइम डाल रखा है पॉलिटिकल वाला। और मैसेज सेंड करते हैं सर, देख के तो क्या करना चाहिए। पॉलिटिकल का जो 0.5 जो 0.5 का था, तो ये सही सर ने सही समझाया, बट इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर का आ रहा है कि लाइक हमने जो पढ़ा था ज्यादातर हिंदी मीडियम में पढ़ा था। इंग्लिश में भी समझ में आ रहा है बट वो पूरी तरह से वही है। अब मुझे लग रहा है जितने भी टीचर आए हैं अपने सारे इंग्लिश मीडियम ही है।